दो चैप्टर जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें से पहला है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ और दूसरा है स्कूल्स एंड सब स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अब हमें जो कवर करना है वो कहीं ना कहीं होगा मैरिज वाला, जिसमें हमें मैरिज की वैलिडिटी, वॉइड, अवॉइडेबल मैरिज, ये सब जानना होगा। पर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कहीं ना कहीं 16 संस्कारों में से जो 13वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और 13वां संस्कार कौन सा, यानी विवाह, शादी, मैरिज, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। विवाह संस्कार, अगर तो मैं विवाह की बात करूँ तो कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशन माना जाता है। हमारे हिंदुइज्म में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं माना जाता था पहले से, इससे कहीं ना कहीं 7 जन्मों का साथ माना जाता था। जैसे आप देखा होगा साथ निभाना साथी है, सीरियल्स आते हैं, ऐसे इसको रियल में ही 7 जन्मों का नाता माना जाता है। हिंदुइज्म में पहले माना जाता था। 3 एलिमेंट्स हुआ करते थे हिंदू मैरिज एक्ट के, जैसे रिचुअल एंड सेरेमनी, यानी इसको एक रिचुअल और सेरेमनी माना जाता था। परमानेंट यूनियन, यानी ये 7 जन्मों का साथ होता था। और होली यूनियन, यानी एक पवित्र रिश्ता माना जाता था। अगर जो पहले के समय आपको हिंदू मैरिज को कहीं ना कहीं अगर जो कंप्लीट करना था तो उसको एक रिचुअल और सेरेमनी के जरिए किया जाता था। सेकेंड है, इसको परमानेंट रिलेशन माना जाता था, यानी अर्लियर द कंसिडर एज द परमानेंट यूनियन कुड नॉट बी डिसॉल्व और नॉर कुड बी स्पाउस सेपरेट बाय गिविंग डिवोर्स, यानी इसमें कोई डिवोर्स नहीं होता था। पहले इसको परमानेंट रिलेशन माना जाता था, 7 जन्मों का एक रिलेशन माना जाता था। Hinduism was the considered as the sacred union that transcend 7 life. Tradition was belief in bond between spouses would remain unbroken even after death. यानी रिलीजन कहीं ना कहीं 7 जन्मों का होता है। अगर जो एक पार्टनर मर भी जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरा पार्टनर उसका 7 जन्मों के लिए ही बंधा होता है, यानी उसका जो रिलेशन है वो 7 जन्मों के उसके मरने के बाद भी नहीं टूटता। तो ये 3 चीज़ें बताई गई थी पहले एशियन टाइम में। पहले के ज़माने में कहीं ना कहीं फ्री कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं हमें देखने को नहीं मिलता था। ये कहीं ना कहीं उसकी एक कमजोरी थी विवाह की। वैदिक काल से लेके आज़ादी तक हमारा कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसको हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया हो। पर 1955 में द हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके बाद इसे एक कॉन्सेप्ट में कर दिया गया, जिसके बाद हमारे जो मैरिज एक्ट है वो कहीं ना कहीं स्क्रीमेंट से हटकर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर जो स्क्रीमेंट की बात करूँ तो इंडिया में कहीं ना कहीं उसको संस्कार बोला जाता है। ट्रेडिशन हिंदू मैरिज वाज द स्क्रीमेंट इन द नेचर वी यूज द बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ द परमानेंट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल एंड सेरेमनी, परमानेंट यूनियन और होली। पहले के ज़माने में इसको परमानेंट रिचुअल यूनियन पेरेमेडी यानी सेरेमनी माना जाता था। फिर इसके बाद वन एवर द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन वन ऑफ एलिमेंट इन द 3 एग्जिस्टेंस देयर इज दैट इज द परफॉर्मेंस रिचुअल सेरेमनी विदाउट परफॉर्मिंग स्क्रीमेंट रिचुअल एंड सेरेमनी हिंदू मैरिज एक्ट कैंट भी। परमानेंट यूनियन का जो भी कॉन्सेप्ट था आज वो उसको बदल के इंट्रोड्यूस कर दिया गया डिवोर्स का कॉन्सेप्ट, यानी कोई भी अगर जो पार्टनर एक पार्टनर से कुछ नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें सेकंड मैरिज विधवा औरत भी कर सकती है। At its present Hindu Marriage Act, nor a agreement or nor contract, seen it has been characteristic of the both is agreement और a contract, यानी दोनों का स्वरूप है। आज इसमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, ना ये पूरी तरह से एग्रीमेंट है और ना ही पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जो हमें इसको समझना है तो कहीं ना कहीं हमें इसका सेक्शन 5 समझना पड़ेगा। सेक्शन 5 में क्या है, इस विवाह की शर्तें बताई गई हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं 5 शर्तें हैं जो हमें जाननी होंगी। पहली शर्त, केवल एक विवाह हो सकता है, यानी इसमें पहली शर्त क्या है कि लड़की और लड़का केवल एक विवाह कर सकते हैं। यानी पहले के समय में 2 या 3 या 4 व्यक्ति को साथ विवाह हो सकता था, पर अब केवल एक ही विवाह किया जा सकता है। ऐसा नहीं करता और वो दूसरा विवाह कर लेता तो उसकी कहीं ना कहीं शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा और उसकी शादी को बाइगैमी माना जाएगा। सेक्शन 17 के तहत या 449 या 495 आईपीसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। मैम हमारे में बताया मैरिज अगेंस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, यानी अगर जो इनमें से कोई भी अगर शादी कर लेता है, अगर जो उसके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, यानी दूसरी शादी कर लेता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मैरिज है उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा दूसरी शादी को। 495 में सेफ ऑफेंस विद द कंसोलिमेंट ऑफ फॉर्मल मैरिज फॉर पर्सन विद द होम, इसमें कहीं ना कहीं जो है दंड का प्रावधान बताया गया है कि दंड दिया जा सकता है कोई भी बाइगैमी करता है, यानी इसमें 7 साल की सजा भी हो सकती है अगर बाइगैमी करने पर। सेकंड जो बताया गया वो बताया गया कि वो मानसिक रूप से असमर्थ नहीं होना चाहिए, यानी अगर जो किसी को शादी करनी है तो वो दोनों कहीं ना कहीं सही माइंड के होने चाहिए। उनमें कहीं यूँ ना होना चाहिए कि उन्हें शादी के बारे में ही नहीं पता। अगर जैसे शादी के लिए दिमाग से पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। जैसे हमें इसमें केस देखने को मिलता है, ये केस है कहीं ना कहीं अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद 1991। ऐसे व्यक्ति जो शादी नहीं समझ सकता उसे शादी के पूर्ण रूप से सेक्शन 12 में अनुचित माना जाता है। यानी इस पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति शादी को नहीं समझ सकता तो उसे पूर्ण रूप से सेक्शन 12 के तहत अनुचित विवाह माना जाएगा। यानी अगर जो कोई भी पागल है जिसमें दिमाग नहीं है, कोई कंसेंट नहीं दे सकता या कंसेंट ले भी लिए तो वो भी कहीं ना कहीं जो शादी होगी भाई वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति की जो माइंड की शक्ति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं है। उसे जब पता ही नहीं है तो उसकी कंसेंट भी कहीं ना कहीं वैलिड नहीं मानी जाएगी। The parties capable for giving consent, one or
बोथ इंडिविजुअल में बी अनफिट मैरिज एंड प्रोक्रिएशन फॉर चाइल्ड ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। यानी कोई ऐसा बंदा है जो कहीं ना कहीं अटैक कर सके या जिसकी पूरी तरह से हिला हुआ माइंड है, तो उसकी भी शादी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं मानी जाएगी, उसको वैलिड जीरो माना जाएगा। तीसरी चीज़ आती है विवाह की आयु, यानी लड़की की जो उम्र है कहीं ना कहीं 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो सेक्शन 18 के तहत भाई दंड का प्रावधान है, यानी 2 साल की उसे सजा हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। अब इसी में हमने एक केस देखा, मंदर बनाम मेजर सिंह 1972। इस केस में ये हुआ था कि एक शादी हुई थी जिसमें लड़की कहीं ना कहीं नाबालिग थी, जिसके बाद उसकी शादी को जो है पूर्ण रूप से सहमति तो मिली पर दंड भी दिया गया। इसमें बताया गया अगर जो ऐसी शादी होती है तो वो पूर्ण रूप से वैलिड तो मान जाएंगे पर उसमें साथ में दंड भी दिया जाएगा, और जो शादी करता है या करवाता है उसको। प्रीति सद नातेदारी यू सेक्शन 3G में हमारे में बताई गई है। यहाँ में क्या है, जैसे कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यानी जैसे कि आपकी कोई बहन भाई यानी कोई भी ऐसी नातेदारी जो आपके रिलेशन में आती है उसको हम प्रीति नातेदारी कह सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर आप अभी ये समझ लो कि ऐसी नातेदारी जो आपके भाई बहन यानी चाचा ताऊ की लड़की जैसे भी हो सकता है वो आते हैं। नातेदारी सफेद नातेदारी भी वही होता है जैसे आपको लगाकर आपकी 5 पीढ़ी जो होंगी ऊपर की उनमें आप शादी नहीं कर सकते, और आपकी माता की जो 3 पीढ़ी होंगे आपको लगा के आप उनमें भी शादी नहीं कर सकते। इसमें यह बताया गया है। केस की बात करें तो इसमें नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ और अन्य, यानी कहीं नीतू ग्रोवर ने इसको चैलेंज किया था, इस सपेंड नातेदारी को उन्होंने चैलेंज किया था, पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसको नकारा नहीं जा सकता, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मूल तत्व है, इसको कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता, तो उनको कहीं ना कहीं इसके बैकक्लैश झेलने पड़े थे। आई होप भाई वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा देखो कन्फ्यूजन तो हो गई, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन चलता है क्योंकि इसमें समझना थोड़ा कठिन है, पर इसके लिए मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे वीडियो बनाऊंगा, आप जब तक ऐसे ही समझो इसे। और भाई वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो, और कोई गलती हो रही हो तो हमें कमेंट करके बता दियो, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे।